शहर बदल गया है, विलन भी बदल गया है, लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली और वो है शिवानी शिवाजी राय की अपराध के खिलाफ जंग। इस बार उनकी टक्कर है एक ऐसे भिखारी सिंडिकेट से जो सालों से पुलिस की नाक के नीचे अपना काला कारोबार चला रहा है। इतना बड़ा नेटवर्क कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती इनके खिलाफ आवाज उठाने की। लेकिन जब शिवानी इस केस की तहकीकात में उतरती हैं तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। इस माफिया चक्र को तोड़ने की कोशिश में उनके सामने आते हैं कुछ ऐसे सच जो रूह तक कपा दे। और इस बार तो उनकी वर्दी भी उनका साथ नहीं देती। अकेले बिना किसी सहारे उन्हें उतरना पड़ता है इस अंधेरी दुनिया में। तो सवाल ये है, क्या शिवानी इस खतरनाक माफिया चक्र को हरा पाएंगी? चलिए 2026 में रिलीज हुई मर्दानी 3 की पूरी कहानी आज विस्तार से जानते हैं। शिवानी शिवाजी राय एक ऐसी पुलिस ऑफिसर जिनका नाम सुनते ही अपराधियों की रूह कांप जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट हो या कोई खतरनाक साइकोपैथ, शिवानी ने अकेले दम पर बड़े बड़े क्राइम नेटवर्क्स को तोड़ा है। एक के बाद एक अपराधी गिरोह को कानून के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। लेकिन अपराध कभी रुकता है क्या? नहीं, बल्कि दिन ब दिन अपराधियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और शिवानी भी रुकने वाली नहीं है। ईमानदारी और मजबूत इरादों के साथ वो अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। हाल ही में शिवानी ने सुंदरबन में एक विमेन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। उन्होंने खुद भेष बदलकर एक विक्टिम बनकर उस गिरोह के हत्थे चढ़ गईं और जब तस्कर उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए सुंदरबन लेकर आए तो शिवानी ने अकेले उन पर हमला बोल दिया। एक एक करके उन गंदे लोगों को धूल चटा दी। कई लड़कियों की जान बचाई अकेले हाथ। हालांकि उनकी टीम जीपीएस ट्रैक करके वहां पहुंच रही थी, लेकिन तब तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि शिवानी को अकेले ही मैदान में उतरना पड़ा। वैसे ही उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। एक महिला पुलिस ऑफिसर होते हुए भी वो कई पुरुष साथियों से कहीं ज्यादा बहादुर और सक्रिय हैं। इस कामयाबी की खबर मीडिया में भी आ गई और ठीक उसी वक्त बुलंदशहर में एक बड़ी घटना हो जाती है। तुर्की में भारत के एम्बेसडर की बेटी रूहानी और उनके केयरटेकर की बेटी झिमली को किडनैप कर लिया जाता है। रूहानी के पापा सीधे होम मिनिस्टर से संपर्क करते हैं, जिससे ये केस हाई प्रोफाइल बन जाता है। हालांकि वो प्रेस को इस अपहरण की खबर नहीं लगने देते। बुलंदशहर से लौटते वक्त जब वो टीवी पर शिवानी की सफलता की खबर देखते हैं तो ऊपर तक सिफारिश करते हैं कि ये केस शिवानी को ही सौंपा जाए। होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी शिवानी को ऑफिस बुलाकर बताते हैं उनका NIA में प्रमोशन हो गया है और साथ ही उन्हें फौरन बुलंदशहर जाकर एक किडनैपिंग केस हैंडल करना है। शिवानी उसी दिन बुलंदशहर पहुंचकर क्राइम सीन का मुआयना करती हैं। पूरी जगह को गौर से देखने के बाद वो समझ जाती हैं अपहरण से पहले रूहानी और झिमली साथ खेल रही थीं। साथ ही किडनैपर्स की गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, मतलब किसी ने विरोध करने की कोशिश की थी। और सच में ऐसा ही था। दोनों लुका छिपी खेल रही थी। जब रूहानी छुपने गई तो झिमली ने दूर से देखा कि कुछ लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में घसीट रहे हैं। वो सुनसान जगह थी, मदद के लिए पुकारने वाला कोई नहीं था। तो झिमली पेड़ पर चढ़ गई और गाड़ी पर पत्थर फेंके, जिससे शीशा टूट गया। लेकिन इससे किडनैपर्स की नजर उस पर पड़ गई और उसे भी पकड़कर गाड़ी में डाल लिया। क्राइम सीन देखने के बाद शिवानी रूहानी के घर जाती हैं। वो रूहानी के पापा को अपना अंदाजा बताती हैं। किडनैपर्स को पता ही नहीं था कि रूहानी एक एम्बेसडर की बेटी है। धूल मिट्टी में खेलती हुई वो किसी आम गांव की बच्ची लग रही थी। अगर ये प्लान्ड किडनैपिंग होती तो अब तक फिरौती की कॉल आ चुकी होती और उन्हें ट्रेस करना भी आसान होता। लेकिन चूंकि ये बेतरतीब अपहरण है, इसलिए कॉल आने की उम्मीद कम है और उन्हें ढूंढना भी बेहद मुश्किल होगा। रूहानी के पापा कहते हैं जो भी मदद चाहिए वो देंगे, बस उनकी बेटी वापस मिल जाए। झिमली सिर्फ एक केयरटेकर की बेटी है, इसलिए उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन शिवानी दोनों बच्चियों को बराबर अहमियत देती है। झिमली का बाप बेबसी से खड़ा था। शिवानी उसे यकीन दिलाती है कि उसकी बेटी को भी वो जरूर वापस लाएंगी। अब शिवानी का मुख्य प्लान ये है कि किसी तरह किडनैपर्स तक ये बात पहुंचाई जाए कि रूहानी एक एम्बेसडर की बेटी है। अगर उन्हें ये पता चल जाए तो शायद लालच में आकर फिरौती मांगने के लिए संपर्क करें और उसी सूत्र से उन तक पहुंचा जा सके, वरना समय रहते रूहानी और झिमली को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इधर रूहानी और झिमली को किडनैप करने वाले 4 लोगों की एक टोली है। ये लोग एक बड़े माफिया नेटवर्क के लिए पैसों के बदले तरह तरह के गंदे काम करते हैं। ये नेटवर्क असल में एक भिखारी सिंडिकेट चलाता है और इस पूरे खतरनाक जाल की सरगना है एक औरत, जिसे सब
आम्मा कहते हैं। आम्मा गरीब परिवारों से छोटे बच्चे किराए पर लेती है। रोजाना उनकी माओं को कुछ पैसे दिए जाते हैं, फिर एक और टोली उन बच्चों को अफीम खिलाकर सुला देती है और गोद में उठाकर भीख मांगती है। गोद में बच्चा देखकर लोगों को ज्यादा दया आती है और कमाई भी बढ़ जाती है। कई बार ज्यादा अफीम की वजह से बच्चे की मौत तक हो जाती है, लेकिन पैसों के लालच में गरीब माँ बाप चुप रहते हैं और नया बच्चा पैदा करके फिर से आम्मा को सौंप देते हैं। बस इतना ही नहीं, आम्मा गरीब घरों के बच्चों को उठाकर उनके अंग काट छांट कर भीख पर लगा देती है। अंग तस्करी भी उसके गैर कानूनी धंधे का हिस्सा है। कहा जाए तो कोई भी घिनौना काम ऐसा नहीं है जो वो नहीं करती। इन किडनैपर्स से आमतौर पर कई तरह के गैर कानूनी काम करवाए जाते थे, लेकिन इस बार आम्मा के लोगों ने उन्हें एक नया टास्क दिया। 8 से 10 साल की उम्र के गरीब बच्चों का अपहरण करो। हर बच्चे के बदले 8 लाख रुपए मिलेंगे। यही वजह थी कि रूहानी और झिमरी को गरीब घर का बच्चा समझकर उठा लिया गया। किडनैप करने के बाद उन्हें नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया गया और गाड़ी की सीट के अंदर छुपाकर आम्मा के लोगों तक पहुंचा दिया गया। पैसे हाथ में आने के बाद जब ये चारों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी टीवी पर एक खबर उनकी नजर में आती है कि उनकी किडनैप की हुई बच्चियों में से एक तुर्की के एम्बेसडर की बेटी है और उसे वापस लाने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये सुनकर उनका लालच जाग उठता है। वो तय कर लेते हैं आम्मा से भिड़ना पड़े तो पड़े, रूहानी को वापस छीन कर लाएंगे और उसके बाप से वो 2 करोड़ वसूलेंगे। खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन पैसों के लालच में वो पीछे नहीं हटते। इधर आम्मा के लोग रूहानी और झिमली को लेकर उनकी तस्वीरें खींचकर आम्मा को भेजते हैं, लेकिन जब खबर देखकर आम्मा को पता चलता है कि इनमें से एक बच्ची वीआईपी परिवार की है, तो वो गुस्से से भभक उठती है, क्योंकि वो आम तौर पर ऐसे बच्चों को टारगेट करती है जिनकी खबर लेने वाला कोई ना हो। अब उसे समझ आता है कि मामला बहुत बड़ा हो गया है। आम्मा के लोग रूहानी और झिमली को एक ड्रग इंजेक्शन देने के बाद अपने कंपाउंडर से उनका ब्लड टेस्ट करवाते हैं। रिजल्ट आता है रूहानी पॉजिटिव और झिमली नेगेटिव। ठीक उसी वक्त वो चारों किडनैपर वहां हमला कर देते हैं। उस समय आम्मा फोन पर थी, बताने के लिए कि बच्चियों में से एक वीआईपी फैमिली की है, लेकिन हमले की वजह से कोई फोन नहीं उठा पाता। किडनैपर्स आम्मा के अड्डे पर मौजूद लगभग सबको मार डालते हैं और रूहानी को लेकर भाग जाते हैं। झिमली को छोड़ देते हैं क्योंकि उससे कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। किडनैपर्स के जाने के बाद अम्मा का एक घायल आदमी फोन उठाता है। अम्मा उसे बताती है दोनों में से एक बच्ची वीआईपी फैमिली की है और उसके लिए 2 करोड़ का इनाम घोषित हुआ है, इसलिए उसे मारकर ऐसी जगह फेंकना होगा जहां पुलिस को लाश मिल जाए, वरना बच्ची को ढूंढते ढूंढते पुलिस उनके पूरे नेटवर्क तक पहुंच जाएगी। लेकिन तभी उस आदमी ने बताया बच्ची को तो किडनैपर्स पहले ही वापस ले गए हैं। ये सुनकर अम्मा पूछती है कि क्या ब्लड टेस्ट हुआ था। जब उसे पता चलता है कि रूहानी, जिसे किडनैपर्स ले गए, पॉजिटिव थी, तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि 96 घंटे के अंदर अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो उनके सारे राज खुल जाएंगे। इसके बाद अम्मा हुक्म देती है ये अड्डा फौरन साफ करो, सारी लाशें हटाओ और झिमली को लेकर यहाँ से निकल जाओ। इधर रूहानी के घर पर शिवानी अपनी फोर्स के साथ बैठी किडनैपर्स की कॉल का इंतजार कर रही थी। कॉल आए तो क्या कहना है, ये भी पहले से रूहानी के पापा को समझा दिया गया था, लेकिन काफी देर तक कोई फोन नहीं आता और रूहानी के पापा का सब्र टूटने लगता है। ठीक तभी किडनैपर्स का फोन आ जाता है। वो बताते हैं कि रूहानी उनके पास है। अगले दिन शाम 7 बजे 2 करोड़ रुपए लेकर मयूर विहार मेट्रो स्टेशन आना होगा, तभी रूहानी वापस मिलेगी। रूहानी के पापा साफ कह देते हैं जब तक रूहानी से बात करके उसके जिंदा होने का सबूत नहीं मिलेगा, 1 पैसा भी नहीं दिया जाएगा। किडनैपर्स पहले धमकाते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं। आखिरकार किडनैपर्स फोन काट देते हैं। इधर तब तक कॉल की लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी। दिल्ली की एक गली के टेलीफोन बूथ से कॉल किया गया था। शिवानी रूहानी के पापा को समझाती हैं, चूंकि फोन बाहर से किया गया है, वहां रूहानी को लाना मुमकिन नहीं था। किडनैपर्स जरूर अपने ठिकाने पर वापस जाकर किसी चोरी के मोबाइल से दोबारा फोन करेंगे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। उनका तजुर्बा यही कहता है और सच में ऐसा ही होता है। किडनैपर्स एक शख्स का फोन चुराकर उसी से रूहानी के पापा को रूहानी से बात करवाते हैं। इससे पुष्टि हो जाती है कि रूहानी जिंदा है। नंबर भी ट्रेस किया जाता है, लेकिन जब तक पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती, किडनैपर्स वहां से भाग चुके होते हैं फोन फेंक कर। अब कोई चारा नहीं बचता, बस अगले दिन पैसे लेने आने का इंतजार करना होगा। अगले दिन रूहानी के पापा एक बैग में 2 करोड़ रुपए लेकर मेट्रो स्टेशन जाते हैं। उनके साथ आम लोगों के भेष में फैली होती हैं शिवानी, उनके जूनियर ऑफिसर विशाल, ऋषि, जिम्पा और कई पुलिसकर्मी, खासकर सभी एग्जिट पॉइंट्स पर नजर रखते हुए। 7 बजने के बाद फिर फोन आता है। किडनैपर्स कहते हैं एक बेंच पर पैसे रखकर चले जाओ, लेकिन रूहानी के पापा कहते हैं जब तक रूहानी को देख नहीं लूंगा
पैसे नहीं रखूंगा। तब किडनैपर्स वीडियो कॉल करके रूहानी को दिखाते हैं। शिवानी भी पीछे से देखती हैं। रूहानी के पीछे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाला बोर्ड दिख रहा है। फौरन शिवानी अपनी टीम को उस प्लेटफॉर्म की तरफ भेजती हैं। इधर रूहानी के पापा पैसों का बैग बेंच पर रखकर हट जाते हैं, लेकिन पुलिस वहां पहुंचकर देखती है रूहानी कहीं नहीं है। असल में किडनैपर्स ने पहले से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था और उसी को लाइव वीडियो कॉल की तरह दिखाया था। शिवानी को समझ में आने से पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है। किडनैपर्स स्टेशन में बम होने की अफवाह फैला देते हैं। घबराहट में लोग भागने लगते हैं। भगदड़ मच जाती है। उसी भीड़ में एक किडनैपर पैसों का बैग उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन शिवानी की नजर से बच नहीं पाता। पीछा करके वो उसे दबोच लेती हैं। हालांकि पकड़े जाने से पहले वो चाकू से शिवानी पर वार करता है, फिर भी भाग नहीं पाता। दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर फातिमा किडनैपर्स को पैसे और रूहानी समेत गाड़ी में बैठते देखकर आगे बढ़ती है, लेकिन एक किडनैपर उसके सिर पर वार करके बेहोश कर देता है और रूहानी को लेकर भाग जाता है। पकड़े गए किडनैपर को थाने लाकर पूछताछ की जाती है। फिर शिवानी खुद जाकर उसे ऑफर देती हैं, पुलिस की मदद करो तो सजा कम होगी, वरना अपहरण और पुलिस ऑफिसर पर हमले के जुर्म में उम्र कैद पक्की है। डर के मारे वो सब उगल देता है। वो बताता है कि वो लोग अम्मा नाम की एक औरत के लिए काम करते हैं। पहले वो तरह तरह के अपराध करते थे, लेकिन हाल ही में अम्मा ने 8 से 10 साल के बच्चों के अपहरण का हुक्म दिया है। हर बच्चे के बदले करीब 10 लाख रुपए मिलते हैं। रूहानी और झिमली समेत उन्होंने अब तक 7 बच्चों का अपहरण किया है। रूहानी के पापा के ऐलान किए इनाम के लालच में उन्होंने अम्मा के चंगुल से रूहानी को छीना था। हालांकि झिमली अभी भी अम्मा के लोगों के पास है। इसके अलावा वो बताता है कि वो कुल 4 लोग हैं। उनके लीडर का नाम पिंकू है। पिंकू जुए का शौकीन है, जो भी कमाता है पोकर में उड़ा देता है। सारी जानकारी लेकर शिवानी दोबारा तहकीकात में जुट जाती हैं। पिछले 6 महीनों के सभी थानों से लापता बच्चों का डेटा इकट्ठा करने का आदेश देती हैं। जांच में पता चलता है अम्मा कभी बस्ती में छोटा मोटा काम करती थी, लेकिन अब वो भिखारी माफिया की बड़ी सरगना बन चुकी है। फिर भी शिवानी के दिमाग में एक सवाल अटका रहता है, पहले जो बच्चे किडनैप किए गए उन्हें अभी तक भीख पर क्यों नहीं लगाया गया। एक ऑफिसर बताता है कि इन बच्चों को ड्रग्स का आदी बनाकर मानसिक तौर पर काबू में लाने में वक्त लगता है, इसलिए देरी हो रही है। लेकिन एक और सवाल बना रहता है, अगर भीख ही मकसद है तो सिर्फ 8 से 10 साल के बच्चों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। रूहानी और झिमली की तलाश में और भी कई राज सामने आने लगते हैं। शिवानी इस केस में फातिमा को भी शामिल करती हैं। सभी इन्फॉर्मर्स को अम्मा की तलाश में सक्रिय किया जाता है। इधर शिवानी के घर आते हैं उनके पति डॉक्टर विक्रम, लेकिन काम के बोझ में उन्हें वक्त देने का मौका ही नहीं मिलता शिवानी को। तभी खबर आती है एक जगह अम्मा के 2 शूटर्स दिखे हैं। बिना देर किए शिवानी अपनी टीम लेकर उस तरफ निकल पड़ती हैं। ठिकाने के हिसाब से पहुंचकर शिवानी और उनकी टीम उन शूटर्स का पीछा करती है। शूटर्स त्रेता ट्रस्ट नाम की एक समाज सेवी संस्था में जाते हैं, इसके संस्थापक रामानुजन को मारने के इरादे से। लेकिन शिवानी वक्त पर वहां पहुंच जाती हैं और शूटर्स को मारकर रामानुजन की जान बचा लेती हैं। रामानुजन कभी सड़क पर रहने वाला एक अनाथ बच्चा था, पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और अब भिखारी माफिया के खिलाफ काम करता है। बचपन में इन्हीं माफियाओं ने उसका एक हाथ काट दिया था, जो अब नकली है। वो पहले ही कई माफिया गिरोहों को पुलिस के हवाले कर चुका है और अनगिनत बच्चों को बचाकर अपनी संस्था में पालता पोसता है। शिवानी से उसकी मुलाकात होती है और वो अम्मा को पकड़ने में मदद करने को भी तैयार हो जाता है, क्योंकि इन गिरोहों के अंदर की बहुत सी बातें वो जानता है। रामानुजन की मदद से शिवानी अम्मा के एक के बाद एक ठिकानों पर छापे मारती हैं और कई किडनैप किए गए बच्चों को छुड़ाती हैं, लेकिन रूहानी नहीं मिलती और ऊपर से दबाव बढ़ता जाता है। होम सेक्रेटरी और शिवानी के सीनियर उन्हें जल्दी से जल्दी रूहानी को बचाने का आदेश देते हैं। शिवानी बताती हैं जो पैसे किडनैपर्स को दिए गए थे उनके सीरियल नंबर ट्रेस किए जा सकते हैं। चूंकि किडनैपर्स का एक आदमी पोकर खेलता है, इसलिए शहर के सभी जुए के अड्डों पर नजर रखी गई है। जैसे ही वो पैसे खर्च करेंगे तुरंत पता चल जाएगा। सारा काम निपटाकर शिवानी घर लौटती हैं, लेकिन इसी बीच अम्मा उनके घर पहुंच चुकी होती है। अपने कारोबार को पहुंचे नुकसान का बदला लेने वो शिवानी को धमकाने आई है। घर के अंदर घुसकर वो शिवानी के पति विक्रम का इंतजार करती है। विक्रम के आते ही उसे ड्रग का ओवरडोज देकर बेहोश कर देती है और शिवानी का इंतजार करने लगती है। घर लौटते वक्त शिवानी को खबर मिलती है कि अम्मा उनका पता खोज रही थी। शक होते ही वो तेजी से घर पहुंचती हैं और देखती हैं अम्मा वहीं बैठी है। अम्मा धमकी देती है, अगर पीछा करना बंद नहीं किया तो अगली बार सिर्फ ओवरडोज नहीं सीधा कत्ल करेगी। धमकी देकर वो चली जाती है। शिवानी फौरन विक्रम को हॉस्पिटल ले जाती हैं। विक्रम का इलाज चल ही रहा था कि खबर आती है एक होटल में
उन्हीं सीरियल नंबर वाले नोटों से कोई पोकर खेल रहा है। शिवानी, फातिमा और रामानुजन को लेकर तुरंत वहां पहुंचती हैं। बाहर खड़ी होकर वो फोर्स आने का इंतजार कर रही थीं, लेकिन वक्त बहुत कम था, इसलिए शिवानी और फातिमा अंदर घुस जाती हैं। अंदर पिंकू पोकर खेल रहा था। बाकी 2 किडनैपर ऊपर एक कमरे में रूहानी को कैद करके रखे थे। पिंकू के पैसे खत्म होने पर वो एक आदमी को फोन करता है कि पैसे लेकर नीचे आए। नतीजा, ऊपर रूहानी के साथ सिर्फ एक किडनैपर बचता है। शिवानी अंदर जाते ही मैनेजर को हुक्म देती है, पोकर रूम छोड़कर बाकी सब कमरे खाली करवाओ। मैनेजर बताता है कि किडनैपर्स ने रूहानी को 303 नंबर कमरे में रखा है। शिवानी और फातिमा जब उस कमरे की तरफ जा रही थीं, तभी वो किडनैपर पैसे लेकर सीढ़ियों से उतर रहा था। उसने फातिमा को पहचान लिया, क्योंकि पिछली बार उसी ने फातिमा के सिर पर हमला किया था। फौरन पिस्टल निकालकर गोलीबारी शुरू कर देता है। जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। शिवानी फातिमा को 303 नंबर कमरे में भेजती हैं, लेकिन रास्ते में फातिमा के पैर में गोली लग जाती है। इधर गोलियों की आवाज सुनकर रामानुजन खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। घायल फातिमा को देखकर वो तुरंत उसके पास जाता है और अपनी फर्स्ट एड से खून बहना रोककर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद रामानुजन 303 नंबर कमरे में जाकर किडनैपर से भिड़ जाता है और आखिरकार उसे मार गिराता है। रूहानी समझ जाती है कि वो उसे बचाने आया है और उसकी गोद में जा छुपती है, लेकिन यहीं से कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। रामानुजन अचानक रूहानी का मुंह दबा लेता है और उसका दम घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। क्यों? इसका जवाब बाद में मिलेगा। जब शिवानी वहां पहुंचती हैं तो रामानुजन कहता है कि किडनैपर ने ही रूहानी को मार डाला। शिवानी रूहानी को बरामद तो करती हैं, लेकिन वो अब जिंदा नहीं है। इस हादसे से वो पूरी तरह टूट जाती हैं और झिमली अभी भी लापता है। रामानुजन और आम्मा असल में बिजनेस पार्टनर हैं। रामानुजन आम्मा को मां की तरह मानता है। कहा जाए तो पूरा गैर कानूनी कारोबार अब मुख्य रूप से रामानुजन ही चलाता है, लेकिन खुद को छुपाए रखने के लिए उसने त्रेता ट्रस्ट नाम से एक समाज सेवी संस्था खड़ी कर रखी है। जिन भिखारी माफियाओं को उसने पुलिस के हवाले किया, वो असल में उसके प्रतिद्वंदी थे, यानी उसने अपने दुश्मनों को ही हटवाया। जब रामानुजन को पता चलता है कि रूहानी को किडनैपर्स छीन कर ले गए हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है, तो वो चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि 96 घंटे के भीतर रूहानी को मारना जरूरी था, वरना उनका कोई बड़ा राज उजागर हो सकता था। इसीलिए वो खुद इस केस में कूदता है, यहाँ तक कि शक दूर करने के लिए खुद पर ही शूटर्स भेजता है और बाद में शिवानी की टीम के साथ घुसकर मौका पाते ही रूहानी को खत्म कर देता है। रूहानी की मौत के बाद अम्मा घमंड से शिवानी को फोन करती हैं। रूहानी को तो बचा नहीं पाई, अब झिमिली को भी नहीं बचा पाओगी। शिवानी दृढ़ता से जवाब देती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, झिमिली को वो जरूर बचाएंगी। वो झिमिली को ढूंढने के लिए टीम तैयार कर रही थीं, तभी उनके सीनियर ऑफिसर आकर बताते हैं अब वो ये केस आगे नहीं बढ़ा सकती। रूहानी का केस बंद हो चुका है, तहकीकात यहीं खत्म। शिवानी झिमिली की तलाश जारी रखने की इजाजत मांगती हैं, लेकिन वो नहीं मिलती, बल्कि केस लोकल पुलिस को सौंपने का आदेश दिया जाता है। दरअसल झिमिली जैसी गरीब बच्ची के लिए और रिसोर्स खर्च करने को कोई तैयार नहीं था। इस बात से शिवानी बेहद आहत और निराश होती हैं। इसी बीच विक्रम को होश आता है। शिवानी जब उन्हें सब कुछ बताती हैं तो विक्रम कहते हैं, शिवानी तो हमेशा से अन्याय के खिलाफ लड़ती आई हैं, ये तो उनकी फितरत है। पुलिस की नौकरी तो बस एक पहचान है, उनकी लड़ाई के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। इस बात से हौसला पाकर शिवानी तय करती हैं ऊपर वालों की मदद के बिना अकेले ही तहकीकात जारी रखेंगी। रूहानी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बताते हैं उसके शरीर में 2 इंजेक्शन के निशान हैं, लेकिन कोई केमिकल नहीं मिला। तभी फातिमा फोन करती है, अम्मा के किडनैप किए बच्चों में से एक लड़की सड़क पर पड़ी मिली है, वो जिंदा है और हॉस्पिटल में भर्ती है। शिवानी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती हैं। डॉक्टर बताता है उस लड़की को एक ऐसा कैंसर हुआ है जो आमतौर पर सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं में देखा जाता है। इतनी छोटी बच्ची में ये कैंसर होना सामान्य नहीं है, जब तक कि कृत्रिम रूप से उसके शरीर में ये बीमारी न डाली गई हो। वो लड़की मौत के करीब है। शिवानी उसके पास जाकर पूछती हैं कि उसे कुछ याद है या नहीं। लड़की बताती है उन्हें कमरे में बंद रखा गया था, फिर वो बेहोश हो गई। होश आने पर उसने देखा कि वो और 2 लड़कियां एक शमशान में बॉडी डिस्पोजर के पास पड़ी हैं। बाकी दोनों को होश नहीं आया, लेकिन वो किसी तरह वहां से भागकर सड़क पर आई और फिर बेहोश हो गई। लेकिन जगह का नाम बताने से पहले ही वो लड़की दम तोड़ देती है। लौटते वक्त शिवानी उस लड़की की ड्राइंग की कॉपी अपने साथ लाती हैं। उसमें बनी तस्वीरें देखते देखते उनकी नजर एक लोगो पर पड़ती है। ये त्रेता ट्रस्ट का लोगो है। अब शिवानी को समझने में देर नहीं लगती, रामानुजन भी इस चक्र में शामिल है। फातिमा पहले तो इस बात पर यकीन नहीं करती,
लेकिन शिवानी तुरंत उसे रामानुजन और त्रेता ट्रस्ट से जुड़ी हर जानकारी जुटाने का हुक्म देती हैं। जांच में सामने आता है कि रामानुजन का बचपन का सरपरस्त असलाम नाम का एक शख्स था, जो पहले आम्मा के लिए काम करता था। आजकल वो एक शराबी है। शिवानी उसे एक बार से पकड़कर लाती हैं और पूछताछ करती हैं। असलाम बताता है वो कभी आम्मा का दायां हाथ हुआ करता था। छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करना ही उसका काम था। एक बार ऐसे ही कुछ बच्चों को लाते वक्त रामानुजन भी उनमें शामिल था। तब बच्चों को भीख के लिए तैयार करना होता था, जहां उन्हें 2 विकल्प दिए जाते, आंखें फोड़वा लो या हाथ कटवा लो। बाकी सबने आंखें फोड़वाना चुना, लेकिन रामानुजन ने हाथ कटवाने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था आंखें गईं तो कभी भाग नहीं पाएगा। इस हिम्मत से आम्मा बहुत प्रभावित हुई। असलाम ने ही उसका एक हाथ काटा। बाद में रामानुजन ने भीख मांगने की बजाय चोरी डकैती करके पैसे जमा किए और आम्मा की नजरों में आ गया। आम्मा ने पूछा तो उसने कहा वो पढ़ना चाहता है। इसके बाद से आम्मा और रामानुजन के बीच रिश्ता मजबूत होता गया। आम्मा ने उसे पढ़ाया, लिखाया, यहाँ तक कि विदेश भी भेजा। बड़ा होकर लौटने पर रामानुजन ने असलाम को गिरोह से निकाल दिया और बदले में उसका भी एक हाथ काट दिया। इस गवाही के आधार पर शिवानी असलाम को गवाह के तौर पर गिरफ्तार करके थाने भिजवा देती हैं। फिर अपनी टीम के साथ त्रेता ट्रस्ट के बाहर जा खड़ी होती हैं, रामानुजन का इंतजार करने के लिए। जब रामानुजन आम्मा से मिलने निकलता है, शिवानी चुपचाप उसका पीछा करती हैं। पीछा करते करते शिवानी अपनी टीम के साथ आम्मा के अड्डे तक पहुंच जाती हैं। वहां आम्मा से बात करते हुए ही दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है, आम्मा और रामानुजन दोनों को। इधर थाने की कोठरी में बंद था आसलाम और उसकी पहरेदारी कर रही थी फातिमा। आसलाम को डर था जेल से बाहर निकलते ही आम्मा और रामानुजन उसे मार डालेंगे, क्योंकि उसने उनके खिलाफ गवाही दी है। तभी उसने देखा कि शिवानी दोनों को पकड़ कर लाई है। आम्मा और रामानुजन ने भी उसे देख लिया, जिससे उसका खौफ और बढ़ गया। आम्मा को कोठरी में डालने के बाद शिवानी रामानुजन से पूछताछ करती हैं, लेकिन वो अपने खिलाफ कुछ भी मानने से इनकार कर देता है। ठीक उसी वक्त खबर आती है आसलाम ने जेल में खुदकुशी कर ली है। घटनास्थल पर जाकर पता चलता है कि उसने अपनी कलाई की नस काटकर जान दे दी। फातिमा बताती है कि वो कुछ देर के लिए वॉशरूम गई थी और उसी बीच आसलाम ने ये कर लिया। शिवानी भड़क जाती हैं। जाने से पहले किसी और को ड्यूटी क्यों नहीं सौंपा, क्योंकि आसलाम ही रामानुजन के खिलाफ इकलौता गवाह था। इसके बाद शिवानी के सीनियर ऑफिसर आकर पूरा माजरा देखकर भड़क उठते हैं। रामानुजन जैसे भले इंसान पर, जो भिखारी माफिया के खिलाफ काम करता है और पुलिस की मदद करता है, इल्जाम लगाने के लिए शिवानी को डांट पड़ती है। आसलाम के अलावा उनके पास कोई और सबूत भी नहीं था। रामानुजन दावा करता है आम्मा ने कभी उसे मारने के लिए शूटर भेजे थे, इसलिए वो समझौते की बात करने गया था। इस दलील पर और पर्याप्त सबूतों के अभाव में शिवानी को सस्पेंड कर दिया जाता है और रामानुजन रिहा हो जाता है। लेकिन उसी रात एक और चौंकाने वाली घटना होती है। फातिमा रामानुजन से हाथ मिलाकर आम्मा को जेल से भगाने में मदद करती है और खुद भी गायब हो जाती है। सस्पेंड होने के बाद भी शिवानी रुकती नहीं। वो पक्का इरादा करती हैं किसी भी हाल में झिमली और बाकी बच्चों को बचाना है। इधर रिहा होने के बाद आम्मा फातिमा को अपने साथ लेती है और सभी अपहरित लड़कियों को जहाज से भारत की सरहद पार करवाकर श्रीलंका ले जाती है। अब वो शिवानी की पहुंच से बाहर है, कम से कम कानूनी तौर पर। लेकिन शिवानी हार नहीं मानती। सस्पेंड होने के बावजूद वो दिल्ली और मुंबई के 2 परिचित पुलिस ऑफिसर्स और अपने भरोसेमंद साथी जिम्पा को साथ लेकर श्रीलंका पहुंच जाती हैं। वहां पहले से उनका इंतजार कर रहे थे रूहानी के पापा। अपनी बेटी को तो बचा नहीं पाए, लेकिन अब वो शिवानी की मदद करना चाहते हैं दूसरे बच्चों को बचाने के लिए। श्रीलंका में आम्मा को ढूंढना आसान नहीं था। यहाँ भी रामानुजन की त्रेता ट्रस्ट की शाखा है, लेकिन रूहानी के पापा खोज करके पता लगाते हैं रामानुजन कभी इस ट्रस्ट के काम के लिए श्रीलंका नहीं आता। ये बस उसके आने जाने का बहाना है। असली सच तो और भी भयावह है। रामानुजन ने यहाँ एक विशाल गुप्त लैब बनाई है, जहाँ अपहरित लड़कियों पर गर्भाशय कैंसर से जुड़ी बेरहम रिसर्च चलाई जा रही है। इन बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है गिनी पिग की तरह। उनका मकसद है इस कैंसर की दवा तैयार करना और फिर उसे बाजार में बेचकर करोड़ों कमाना। इस रिसर्च की फंडिंग कर रही है अमेरिका की एक कंपनी। जहां जानवरों पर रिसर्च करके ऐसी दवा बनाने में कम से कम 20 साल लगते, वहीं इंसानों के शरीर पर सीधे प्रयोग करें तो सिर्फ 1 साल। बेशुमार वक्त और पैसे की बचत। और इसीलिए रामानुजन गरीब घरों की मासूम बच्चियों को उठाकर उनकी जिंदगियों से इतना क्रूर खेल कर रहा है। लैब में जाकर अम्मा के साथ सब कुछ देखती है फातिमा। असल में उसने रामानुजन से गद्दारी नहीं की थी। ये पूरा प्लान शिवानी का था। आसलाम के मरने के बाद रामानुजन के खिलाफ कोई सबूत नहीं बचा था, इसलिए शिवानी की सूझबूझ से फातिमा ने गुपचुप रामानुजन को बताया आसलाम को उसी ने मारा है, क्योंकि रामानुजन ने कभी उसकी जान बचाई थी।
ये बात मानकर रामानुजन ने खुद ही फातिमा को अम्मा को जेल से भगाने में मदद करने को कहा, बदले में मोटी रकम का लालच दिया। इसके बाद फातिमा उनके साथ उस रिसर्च लैब तक पहुंची जहां झिमली समेत सभी बच्चियों पर बेरहम प्रयोग चल रहे थे। सबको बेड पर लिटाकर रखा गया था। सब कुछ देखने के बाद लौटते वक्त फातिमा चुपचाप शिवानी को लोकेशन भेज देती हैं। शिवानी के साथ आए 3 ऑफिसर रास्ता रोककर हमला करते हैं। साथ के 2 गार्ड मारे जाते हैं। तब फातिमा अम्मा को बचाने के बहाने पहले से तय एक गोदाम में ले जाती है जहां शिवानी इंतजार कर रही थी। गोदाम में पहुंचकर जब अम्मा शिवानी को देखती है, सब समझ जाती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर शक से बचने के लिए फातिमा वापस रामानुजन के पास लौट जाती है। जाने से पहले खुद अपने आप को गोली मारती है ताकि लगे कि अम्मा को बचाते वक्त जख्मी हुई। फातिमा से अम्मा के किडनैप होने की खबर पाकर रामानुजन बेचैन हो उठता है। ठीक तभी शिवानी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वो साफ कहती हैं, सारे बच्चे छोड़ो, तभी अम्मा जिंदा मिलेगी। रामानुजन अपनी तरफ से दलील देता है, गरीबों की जान की क्या अहमियत, अगर कुछ बच्चों की कुर्बानी देकर लाखों जिंदगियां बचाने वाली दवा बन जाए तो क्या ये बुरा है। लेकिन शिवानी इस गैर इंसानी सोच को सिरे से खारिज कर देती हैं। आखिरकार दोनों के बीच एक समझौता होता है। शिवानी एक पता देती हैं जहां बच्चों को लाना होगा। फिर वो वापस गोदाम लौटती हैं जहां अम्मा को रखा गया है। लेकिन वहां जाकर देखती हैं अम्मा भागने की कोशिश कर रही हैं। अपने बालों की पिन से हथकड़ी खोलकर उसने जिम्पा के गले पर चाकू लगा दिया है। बाकी लोग बंदूक ताने खड़े हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि जिम्पा की जान खतरे में है। ठीक तभी शिवानी आती हैं और अम्मा की गर्दन पर गोली दाग देती हैं। जिम्पा आजाद हो जाता है, हालांकि हल्की चोट आती है। इसके बाद शिवानी एक और गोली चलाकर अम्मा को हमेशा के लिए खामोश कर देती हैं। सबको डर लगता है कि अगर रामानुजन को पता चला कि अम्मा मर चुकी है तो वो सारे बच्चों को मार सकता है। शिवानी फैसला करती हैं ये सच उसे पता नहीं चलने देना है। रूहानी के पापा को एयरपोर्ट भेज दिया जाता है ताकि बच्चों को जल्दी से जल्दी भारत ले जाया जा सके क्योंकि उनकी हालत बेहद खराब है। इसके बाद रामानुजन गार्ड्स के साथ बच्चों को लेकर आता है। शिवानी अम्मा की लाश को व्हीलचेयर पर बिठाकर गर्दन की गोली का निशान ढककर सामने लाती हैं और कहती हैं अम्मा को चुप कराने के लिए नींद की दवा दी गई है। बच्चों को सौंपने के बाद रामानुजन घायल फातिमा को भी सामने लाता है। तभी उसे शक होता है शिवानी को लैब का पता कैसे मिला। वो समझ जाता है कि फातिमा ने ही धोखा दिया है। शिवानी के लोग बच्चों की गिनती करते हैं, सब ठीक हैं। इसके बाद रामानुजन को अम्मा के पास जाने दिया जाता है। जब वो करीब जाकर समझता है कि अम्मा मर चुकी है, ठीक उसी पल शिवानी एक बटन दबाती है। अम्मा के शरीर पर लगा बम फटता है। अचानक हुए धमाके से रामानुजन और उसके गार्ड्स हक्के बक्के रह जाते। उसी मौके का फायदा उठाकर शिवानी की टीम उन सबको गोलियों से ढेर कर देती। इसके बाद बच्चों को भारत भेज दिया जाता है। लेकिन रामानुजन अभी मरा नहीं था, घायल हालत में जिंदा था। शिवानी तय करती हैं इतने बड़े गुनहगार को आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। जैसे उसने मासूम बच्चियों के शरीर में कैंसर के कीटाणु डाले, ठीक वैसे ही शिवानी उसके शरीर में भी वही कीटाणु इंजेक्ट करती हैं। फिर उसे भारत लाकर एक सामान्य हॉस्पिटल में कैद कर दिया जाता है। धीरे धीरे मौत की तरफ धकेला जाता है उसे। दूसरी तरफ शिवानी को उनकी नौकरी वापस मिलती है और उन्हें प्रेसिडेंट मेडल देने की घोषणा होती है। जिस सीनियर ऑफिसर ने उन्हें सस्पेंड किया था वो खुद आकर माफी मांगता है। लेकिन काम पर लौटने से पहले शिवानी एक शर्त रखती हैं, अब से उनके काम में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी और उन्हें एक खास टीम दी जाएगी जो हमेशा उनके साथ काम करेगी। ये शर्त मान ली जाती है और शिवानी एक बार फिर तैयार होती हैं इस खतरनाक भिकारी माफिया चक्र के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए। एक माफिया नेटवर्क तो शिवानी ने तोड़ दिया, अनगिनत मासूम बच्चों को बचाया, लेकिन क्या यहीं सब खत्म? नहीं, अपराध का कोई अंत नहीं। देश के कोने कोने में अभी भी ऐसे कितने ही माफिया गिरोह सक्रिय हैं। इसलिए शिवानी दोगुनी ताकत से तैयार होती हैं इस अंधेरे के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए। दोस्तों, अपराध का अंत नहीं है, अपराधियों की तादाद रोज बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई रुक जाए, बल्कि शिवानी की तरह हम सबको भी अपनी अपनी जगह से अन्याय के खिलाफ खड़े होना होगा, तोड़ना होगा इन माफियाओं का बनाया हुआ गैर इंसानी जाल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार। शुक्रिया।